स्टडी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी सर्किट में तो उस सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो अभी हमने इसके पहले वाले जो टॉपिक पढ़ी थी उसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो रेस्ट पोजीशन पर था, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर था, अगर किसी चार्ज की बात करें, अगर इस पॉइंट पर है तो टाइम वैरी होगा, मगर वो चार्ज अगर क्यों यहाँ पर रखा हुआ है तो ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये जो अपनी जगह पर है तो वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। तो अगर ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में ये चार्ज उपस्थित है और जब ये चार्ज इस कंडक्टर में मूव करेगा और इसके मूवमेंट से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ऐसा आप लोग जानते होंगे कि जब करंट मिलेगी यानी उसका मतलब कि उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। तो क्या ये बात सही है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट मिलती है? तो ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक बात कर रहे हैं कि कंडक्टर की, तो कंडक्टर होता ही वो है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे आउटर शेल में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने सेल को छोड़ करके बाहर चला है। तो जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन अपने सेल को अपने सेल को छोड़कर बाहर चला आता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री चार्ज। और जैसे ये अपने सेल को छोड़कर के बाहर आता है, इसके पास कितनी एनर्जी होती है कि ये मूव कर सके, तो ये इस कंडक्टर में मूव करता है और मूव करने की वजह से करंट फ्लो होती है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब अगर ऐसा होता है तभी करंट मिलेगी। अगर एक बात करें, ये हमारे पास एक स्केल है और इस स्केल के पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है और इसके पास अपना रेजिस्टेंस भी है, सब कुछ है और ये कंडक्टर भी है, मगर इसमें कोई करंट अभी फ्लो नहीं हो रही है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी है। अगर इसमें करंट फ्लो कराना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच कराना पड़ेगा और जैसे इस स्केल को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कराएंगे तो इसमें करंट मिलेगी। तो क्या ये अभी कंडक्टर नहीं है? तो ये कंडक्टर अभी है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, तो फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का नेट फ्लो जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, ये कंडक्टर था हमारा और कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया गया और इस क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड गए, बाएं से दाएं गए और दाएं से बाएं आएंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जब इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच नहीं कराते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आते हैं उसमें उनका अमाउंट सेम होता है और जितना अमाउंट सेम, जब सेम अमाउंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आई इधर जाएगी वही करंट इधर भी आएगी, तो नेट करंट मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो। इसीलिए कोई भी कंडक्टर जब उससे किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच नहीं कराते तो हमें कोई भी करंट नहीं मिलती है। तो अब वैद्युत धारा की डेफिनेशन क्या हो गई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर मूव करेगा तो करंट मिलेगी नहीं। ये श्योर है कि अगर करंट मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये बात एकदम सही है, मगर धारा प्रवाह होने के लिए नेट आवेशों का प्रवाह जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नेट आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आपकी जो डेफिनेशन आपको याद होगी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करिए और उसमें ये बातें डालिए कि नेट आवेश के प्रवाह की दर को धारा करते हैं। तो ये हो गया वैद्युत धारा। और इसको किस तरीके से दिखाते हैं मैथमेटिकली, तो इसको करंट को जो है हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो है एम्पियर होती है, ये आप अच्छा क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बहुत छोटे अमाउंट के लिए हमने लिखा है इसको, और हालांकि हमने इसको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसका नेट फ्लो जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन टोटल करंट की बात कर रहे हैं। तो ये आई जो है ये एवरेज करंट होती है, यानी कि इसको ऐसे हम लोग सिंपल लिखते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो करंट हमें मिलती है वो एवरेज करंट होती है, पूरी तरीके से क्या होगी, सही होगी। आप इसको आई बोलते हैं, आई एवरेज बोलिए, फिर आई बार बोलिए, ये पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है। तो ये क्या है, करंट, और करंट क्या है, करंट को इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या होगी, कूलम प्रति सेकेंड।
और इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। और ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और अदिश राशि मेरा कहना ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये अदिश राशि है या सदिश राशि, अगर ऑप्शन में ये आया कि ये धारा कैसी राशि है और ऑप्शन में आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है, अदिश और सदिश, तब आप ये बोलेंगे सही है, 100% सही है, कोई गलत नहीं है। और अगर इसके पास कोई और ऑप्शन दे दिया, बोला इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तब आपका ये कहना गलत हो जाएगा। और उस समय आप ये टिक करके आए तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों, चलिए बता रहे हैं इसको। इसका एक चौथा ऑप्शन में हम देते हैं, इसमें आएगा प्रदेश राशि, तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा फिर प्रदेश राशि। और प्रदेश क्या होता है, एक शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको यहाँ पढ़ना नहीं है। प्रदेश क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट क्या करे, वो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, उस समय उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश राशि। यानी कि ये हमारे पास एक कंडक्टर था, इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने के लिए इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच कराना पड़ेगा। ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, आई इस तरीके से फ्लो होगा। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास है और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कि इसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो बोलेंगे कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। और वेक्टर को दिखाने के लिए हमारे पास इतनी चीज सफिशिएंट होती है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। हमारे पास करंट के पास जो है दोनों चीजें हैं कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड भी रखे हुआ है और उसके पास डायरेक्शन भी है। फिर भी ये क्या होती है, अदिश कही जाती है। अदिश करने के पीछे का लॉजिक ये है कि ये वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता। ये करंट जो है वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता, इस वजह से करंट को क्या करते हैं, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो करंट को क्या बोलना है, अदिश बोलना है कि सदिश बोलना है, क्या फिर प्रदेश बोलना है, तो आपको डिपेंड करना होगा कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा। अगर ऑप्शन की फ्रेम में, अगर ऑप्शन जो है हमारे पास अदिश और सदिश है, तो उस समय आप अदिश सुनेंगे, ये 100% सही होगा। और अगर तीसरा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप तीसरा टच करेंगे। ठीक है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लेवल पर भी पूछता है और काफी बड़े एग्जाम पे भी पूछता है। अब बात कर लेते हैं वैद्युत की। वैद्युत क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी सर्किट में करंट जो फ्लो होती है वो किन किन वजहों से होती है, यानी किन किन चालकों की वजह से होती है, किन किन फैक्टर की वजह से किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चालक। फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो वायरिंग हुई होगी उसमें क्या होती है, करंट जो है वायर के थ्रू फ्लो होती है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो होता है। अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल था तो हमने इसको इस तरीके से बनाया, तो किसी भी चालक में जो करंट फ्लो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। अब दूसरी तरफ बात करें अगर बैटरी की, तो बैटरी में किस तरीके से करंट फ्लो होता है, यानी कि जो इन्वर्टर होता है उसकी जो बैटरी होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। उसमें किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, वो होता है धन आयन और ऋण आयन की वजह से। तो यानी कि जो मैटर बदलेगा तो करंट जो फ्लो कर रही है वो भी क्या आएगा, वो अलग अलग कंडक्टर यानी कि वो अलग अलग मटेरियल जो कैरियर है, चार्ज कैरियर, वो चेंज हो जाएगा। यानी मैटर बदलोगे, जो कैरियर है करंट को ले जाने वाला वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरी तरफ बात कर ले, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी होती है वो चालक से ज्यादा होती है, चालक से कम होगी और अचालक से ज्यादा होगी। तो उनके बीच यानी वो इंटरमीडिएट एक तरीके से होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक मैटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, और जो होल्स होते हैं इसको पोटर बोलते हैं, उनकी वजह से करंट का फ्लो होता है। तो कंडक्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो था इलेक्ट्रॉन की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, और अर्धचालक में हुआ इलेक्ट्रॉन और पोटरों की वजह से, और वैद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयन की वजह से। एक चीज और बच गई, इसको हम बोलेंगे गैस। तो क्या गैसों में भी करंट फ्लो होती है? बिल्कुल होती है। कैसे, वो देखिए बता देते हैं शॉर्ट में, आपको इसकी डिटेलिंग नहीं बता रहा हूं। गैसों में जो करंट फ्लो होती है वो धन आयन की वजह से होती है,
ऋण आयन की वजह से होती है और इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। इन तीनों की वजह से गैसों में करंट फ्लो होती है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से करंट का फ्लो होता है। चालक में जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगी, वैद्युत अपघट्ट में धन आयन और ऋण आयन की वजह से होगी, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की वजह से होगी, और गैसों में जो होगी धन आयन, ऋण आयन और इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट का फ्लो होगा। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वैद्युत चलन क्या है और किस मैटर में करंट कौन कैरी करता है, ये बातें आपको समझ में आएगी। चलिए, हमारा जो ये टॉपिक है इसमें जो है कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम बात करेंगे कि चालक में धारा किस तरीके से फ्लो करती है। तो अब हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और इसकी कुछ लेंथ होगी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ है एल, और इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम अटैच करा देते हैं और जिसका पोटेंशियल है V। ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाते हैं और छोटी वाली लाइन को नेगेटिव टर्मिनल। तो जब इसमें इस सर्किट को एक सोर्स से अटैच करा दिए तो क्या होगा कि इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस सर्किट से यानी इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से इस सर्किट में फ्लो करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो उस समय जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट, यानी कि ऐसा, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारा यही है, इसमें यही जानना है कि ये करंट फ्लो हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। तो अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जब ये सोर्स नहीं होता है तो मूव करता है, वो फ्री होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो उसके अंदर जो मोशन है वो हम बाहर दिखाने का प्रयास करें कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इस पर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जब नहीं लगाया गया था तो ये किसी भी डायरेक्शन में जिधर भी चाहे मूव कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, जब भी चाहे ये जिधर भी मूव कर सकता है। तो ये इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन है कि एक टाइम t1 पर यहाँ पहुंचा, अगले टाइम t2 पर दूसरे जगह पहुंचा, अगले टाइम t3 पर ऐसे पहुंचा। तो ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन दिखाई गई कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ आपके मन में कि ये अपने आप रास्ता बदल कैसे ले रहा है। तो इसके पीछे का ये वजह है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारे अणु होंगे, उन अणुओं से ये लगातार टक्कर करते रहते हैं और उन टक्करों की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो हर समय क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब मिला हो कि ये अपनी डायरेक्शन को क्यों चेंज कर रहा है। अब आगे बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था तो अब इसमें कोई क्रॉस सेक्शन चूज कर लिया, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाएगा? तो बेसिकली जरूर वो पास करेगा, मगर ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई। तो इसमें जो कोई अनदर इलेक्ट्रॉन होगा जो अगर इधर से इधर की ओर गया, अगर इसकी बात की है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी समय में इस साइड से इधर भी तो आ सकता है। तो इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आते हैं वो सेम अमाउंट में होते हैं। और जब ये चालक यानी ये सोर्स नहीं लगा होता है तो उस समय इस कंडक्टर में कोई करंट हमें नहीं मिलती है। अब जब हमने ये सोर्स लगा दिया तो हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की मोशन थी ये चेंज होगी। क्यों चेंज होगी कि जब जैसे ही ये सोर्स लगाएंगे तो इसके सिरों पर यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शिफ्टेड हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनों पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर ना होकर कुछ यहाँ आना चाहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट होगा तब तो यानी कि इसकी जो है डायरेक्शन तो चेंज हो गई, मोशन की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे टाइम यहाँ पहुंचा था वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर आ सकता है ऐसा, जो यहाँ पर था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और शिफ्ट करेगा ऐसा कुछ। तो ये इस तरीके से
ऐसे हो गया। और अगला पॉइंट जो यहाँ था वो ऐसे शिफ्ट करेगा और लास्ट में ये कुछ ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो ये एक डिस्टेंस ये ट्रेवल कर गया, शिफ्ट हो गया अपने ओरिजिन पोजीशन से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या किया कि इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच करा दिया, और जैसे ये एक्सटर्नल सोर्स से अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मूल पोजीशन से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, और वो किधर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अभी ये जो दूरी हुई है, ये चली है, इसको भी हम कुछ बताएं कि इसको क्या कहा जाता है, और ये जो यहाँ से इतनी दूरी चल रही है इसको क्या कहा जाता है। तो अब ये जानिए कि ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी सोर्स की उपस्थिति में जिस वेलोसिटी से मूव करता है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, यानी कि एक सोर्स अटैच करा दिया गया, तो ये क्या हो गया कि ये अपने मूल पोजीशन से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया, और इस समय जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ठीक है, ये बात समझ में आया कि अनुगमन वेग और यादृच्छिक गति क्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाहरी सोर्स की उपस्थिति में वो स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति। और जैसे ही उसको एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच कराया गया, तो उनकी जो मोशन है थोड़ी सी चेंज हो गई, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिस वेलोसिटी से, उसको क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, तो कुछ लेंथ चली होगी, मान लीजिए इसको बोले x1 और दूसरी को x2 बोल दिया और तीसरी को x3 बोले, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां से यहां चला, और ये मूव यहाँ पे फिर क्या होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से या फिर अणु से या फिर किसी भी पार्टिकल से टकराया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इनके बीच में कुछ दूरी चला होगा, फिर टकराया होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे या फिर दो अणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उनके बीच एक पाथ तय की जा रही है, कुछ दूरी चली जा रही है। तो दो क्रमागत टक्कर जब हो रही है तो उनके बीच कुछ डिस्टेंस चली जा रही है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे बोलते हैं मुक्त पथ यानी फ्री पाथ। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉनों की इन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या होती है, मुक्त पथ। तो यहां से यहां तक ये अलग मुक्त पथ होगा, यहां से यहां तक कोई अलग मुक्त पथ होगा, और यहां से यहां तक कोई अलग मुक्त पथ होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि कहीं पे छोटी है ये लंबाई, कहीं पे ज्यादा है, कहीं उससे ज्यादा है। तो ये मुक्त पथ बहुत अलग अलग होती है, हर एक टक्कर के लिए अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए क्या होती है, मुक्त पथ हम लोग कभी बता नहीं सकते। आपसे पूछा गया किसी इलेक्ट्रॉन की बताओ मुक्त पथ क्या बोलोगे, x1 बोलोगे, x2 बोलोगे या x3 बोलोगे, तो आप ये बता नहीं सकते कि इसके मुक्त पथ क्या है। तो इस समय क्या होता है कि हम लोग पूरे को ऐड करते हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड करेंगे 3 से, यानी इसका एवरेज ले लेंगे, और एवरेज लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, माध्य मुक्त पथ यानी एवरेज या फिर मीन फ्री पाथ बोलेंगे, या तो एवरेज या तो मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ। तो इसमें क्या होगा, पूरे इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त पथ थी उसको ऐड करेंगे और पूरे टक्कर जो थे उनको उनसे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ। तो ये क्या होगा, यादृच्छिक गति, अनुगमन वेग और माध्य मुक्त पथ। एक चीज और रहे वो है आवर्तकाल या फिर शांत काल भी होता है। आवर्तकाल पहले समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, यानी एक टक्कर हुआ फिर दूसरा टक्कर हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों की एक टक्कर होने में जो समय लेता है वो समय श्रांत काल कहलाती है। श्रांत काल, और इसको जो है हम लोग टाउ से दिखाते हैं। तो क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन दो टक्करों के बीच में जो समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, श्रांत काल। तो अब ये भी बात होगी, जैसे ये दूरी अलग अलग है तो श्रांत काल भी अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एवरेज श्रांत काल के लिए में निकालते हैं।
और माध्य मुक्त पथ को हम लोग लेमडा से प्रेजेंट करते हैं और अनुगमन वेग को vd से, v और सफिक्स में t। और यादृच्छिक गति को हम किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते, आप सिंपली इसको v से दे दीजिए ना, और इसको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आप इसी से दिखा सकते हैं। स्पेशलाइजेशन केवल इसके लिए अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पथ, श्रांत काल। एक बात और, अनुगमन वेग को कहीं कहीं आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। अपवाह वेग इंग्लिश वही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बातें आपको समझ आई होगी कि यादृच्छिक गति क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है और श्रांत काल क्या होता है। ये सब एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुगमन वेग की। तो अनुगमन वेग की वैल्यू कितनी होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और दिखाएंगे कि अनुगमन वेग कितनी होती है। तो उसके लिए सिंपली आपको ये मानना पड़ेगा कि एक कंडक्टर लेना पड़ेगा और उसकी कुछ लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज करनी पड़ेगी। तो हमने उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए लिया और लेंथ को एल। और इसे एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच करा, और जैसे एक्सटर्नल सोर्स से अटैच कराएंगे तो इनके बीच में क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर की होगी ऐसा, और इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है vd। तो ठीक है, अब देखिए इन शॉर्ट हम स्टोरी बता रहे थे करना क्या है इसमें, vd कैलकुलेट करना है और vd के लिए यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी लाने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल चाहिए। तो यानी आप vd के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन यानी यहाँ पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, vd इक्वल टू ए टाउ। अगर सिंपली अगर मैकेनिक्स में बात करें तो at ऐसा आता है, v इज इक्वल टू at। अगर फर्स्ट लॉ की बात करें v बराबर u प्लस at, अगर ये 0 हो जाए तो v इज इक्वल टू at बचेगा। और यहाँ पर हमने बताया कि जो श्रांत काल है t से नहीं बल्कि इसको टाउ से दिखाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा a टाउ। तो हम सिंपली इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो हमें vd की वैल्यू पता हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कैसे हमें ये चीजें मिलेगी। तो जब हमने इनके इस सर्किट में एक सोर्स लगाया तो क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू V अपॉन L। यहाँ पे लेंथ L है तो ये L हो जाएगा और इस E की वैल्यू F के टर्म में क्या होती है, E इज इक्वल टू F बाई Q। और Q हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q की जो वैल्यू होती है क्वांटाइजेशन से Q बराबर Ne और N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा V और N क्या है हमने 1 रखा है। तो यानी E की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी रहेगी, F अपॉन में E। ठीक है, तो हमने E की वैल्यू कितनी डाली। अब आगे क्या है कि F की वैल्यू क्या होती है, फोर्स जो होगा जैसे ही इसमें ये सोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा और जब ये सोर्स अटैच नहीं था तो उस समय क्या था कि ये एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था और जो एक यादृच्छिक गति जिससे हम बोल रहे थे उस यादृच्छिक गति की जो वैल्यू होगी, सपोज कर लिया इलेक्ट्रॉन की u1 है, u1 है, बाद में क्या हो गई v1 हो गई और एक्सेलरेशन क्या आई होगी a, समय क्या दिया होगा t1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ से मोशन के v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1। यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाइम क्या होता है t2। वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो उसके लिए क्या होता है, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a t3। तो अब क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमने पूरे को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा u v, यहाँ से होगा v1 प्लस v2 प्लस v3
प्लस एंड सो ऑन। इधर क्या होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। और यहाँ से a इन सभी में कॉमन है तो a बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया। अब क्या है कि ये जो टर्म है इसमें अगर v से डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी n से डिवाइड कर दिया, अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा u1, यहाँ पे v1 है तो क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड में n प्लस एंड सो ऑन। इधर क्या होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन अपॉन में n होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन में n प्लस a बाय n इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन t। तो ये क्या होगा, ये एवरेज है इनिशियल वेलोसिटी का, और इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज क्या होती है 0, ये टर्म क्या आएगा 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा t1 प्लस t2 यानी टोटल आवर्त, ये जो सांस का था उसका क्या है एवरेज देना है, और इसको हम लोग क्या बताएंगे टाउ से, याद होगा सांस में बताया था। और ये क्या है इसको क्या बोलेंगे पूरा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ये रिप्रेजेंटेशन ये कुछ ऐसा बन गया vd इज इक्वल टू ये 0 और ये a टाउ, तो vd इज इक्वल टू a टाउ। तो यहाँ से हमने ये बता दिया कि vd की वैल्यू a टाउ होगी और a की वैल्यू होती है फोर्स की वैल्यू, फोर्स इज इक्वल टू F बाय m, vd इज इक्वल टू F बाय m टाउ। ठीक है, अब क्या है कि हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है पहले से ही। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू था E इंटू, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था, यानी यहाँ से F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E इंटू T, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो कि E कैपिटल E टाउ अपॉन में M। तो ये क्या है अनुगमन वेग की वैल्यू ये है। अगर E को पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस समय ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, vd इज इक्वल टू E और E की वैल्यू v बाई l लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होगा v बाई m l और ये टाउ। तो ये होती है अनुगमन वेग का मान।